एक ऐसी दुनिया जहाँ ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स, जिनके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। वैसी जगह पर सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम, तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के पार्ट 11 में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहां क्लिक करें। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं माफी चाहूंगा। इस बार एपिसोड अपलोड करने में काफी लेट हो गया, लेकिन अब से एपिसोड्स जल्दी आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी अब एक्टिव हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएं, तो प्लीज़ मेंबरशिप ज़रूर लेना। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रोफेसर लुओ शू को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त तुम कहाँ हो। शू जवाब देता है कि मैं अभी ट्रेन में हूँ और पाथ ऑफ डेथ की तरफ जा रहा हूँ। पूछता है आपने क्यों कॉल किया, क्या कोई खास बात है। लुओ चिंतित होकर पूछते हैं क्या तुमने हंटर स्काईनेट देखा है, और उसे सतर्क करते हैं कि वो अब बाउंटी के साथ एक वांटेड टारगेट बन चुका है। शू पूछता है कि ये हंटर स्काईनेट क्या है। वे बताते हैं कि ये साइट कितनी हिडन है और इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अच्छे से अच्छे हैकर्स भी इसमें घुस नहीं पाते और फेडरल गवर्नमेंट भी इसे बंद नहीं कर पाती। लुआ उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं क्योंकि बहुत लोग अब उसे मारने की कोशिश करेंगे। शू उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो अलर्ट रहेगा। शू अपने फोन पे सर्च करता है कि उस पे बाउंटी किसने पोस्ट किया है। उसे शक होता है कि ये टेम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो सकता है। वो देखता है कि बाउंटी 10 मिलियन यूनियन कॉइन्स है और सोचता है कि हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ लो लेवल वाले ही आएंगे। वो कहता है ये तो बढ़िया है, क्योंकि वह इंतजार ही कर रहा है कि ये लोग आएं और उसे एक्सपीरियंस दें। अचानक ट्रेन हिलने लगती है। शू कहता है इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बावजूद ट्रेन ऐसे हिल रही है जैसे भूकंप आ गया हो। वो सोचता है बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि आवाजें बढ़ते ही जा रहा है। अचानक कोई आदमी ट्रेन का दरवाजा खोलता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू फुर्ती से बचता है। शू जवाबी हमला करता है, पर सामने वाला भी बच जाता है। शू फिर हमला करता है और इस बार वो लड़का घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। शू कुछ लोगों के एक ग्रुप को देखता है और पूछता है क्या वे ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नोट करता है कि ट्रेन में कम जगह होने के कारण बड़े हथियारों में एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट नुकसान में हैं। ट्रेन के बाहर वो एक जहाज उड़ते हुए देखता है और कहता है ये लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हैं। एक लड़का पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू तेजी से पीछे घूमकर उसका हाथ पकड़ता है और फ्लेमिंग क्लॉ का यूज करता है। लड़के का हाथ जल जाता है और शू एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। शू देखता है कि एक और गुंडा किसी पैसेंजर को धमका रहा है और उससे पैसे मांग रहा है, वरना उसे मारने की धमकी दे रहा है। शू अपने एक्सप्लोसिव पंच का इस्तेमाल करके उस गुंडे पर हमला करता है और पैसेंजर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। आदमी शू को धन्यवाद देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। शू पूछता है ये हमलावर कौन है। आदमी बताता है ये ब्लैक गैंग है, ये एक पैसेंजर्स को लूटने वाले चोरों का ग्रुप है, और शू को सलाह देता है कि वो उसके पीछे रहे और उनके जाने का वेट करे। बिना हिचक के शू आगे बढ़ता है और एक के बाद एक हमलों के साथ पूरे गैंग पे धावा बोल देता है। आदमी हैरान होता है, सोचता है कि आजकल के लड़के इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तभी कई और प्लेन आते हैं। गैंग मेंबर्स देखते हैं और कहते हैं ये तो यूनियन आर्मी है, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, उनके शिप पर हमला होता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। आदमी कहता है यूनियन आर्मी आ गई है और पूछता है तुम अब कहाँ जा रहे हो। शू जवाब देता है मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ। बाकी गैंग मेंबर्स के पास जाकर शू कहता है ये तो फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। सोल्जर्स ट्रेन में चढ़ते हैं और सबको अपने हाथ ऊपर करने और न हिलने के लिए कहते हैं। आदमी सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है प्लीज गोली मत चलाना, हम सिर्फ पैसेंजर हैं। वो शू की तरफ इशारा करके कहता है इससे पहले कि आप लोग आते, इसने अकेले ही पूरी गैंग को खत्म कर दिया। एक सोल्जर शू से कहता है अपना टिकट दिखाओ। जांच के बाद वो कंफर्म करता है कि शू वाकई एक पैसेंजर है। एक असिस्टेंट पैसेंजर्स के पास आती है और उन्हें डराने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि कंपनी उनके सभी नुकसानों का कॉम्पेंसेशन देगी। आदमी पूछता है कंपनी की गलती की वजह से जो मार्शल आर्टिस्ट मारे गए उनका क्या। असिस्टेंट कहती है उनका केस उनके फैमिली से डिस्कस किया जाएगा। शू जाते जाते कहता है जब उन्होंने पाथ ऑफ डेथ पर चलने का डिसीजन लिया है तो उन्हें किसी भी टाइम मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। टियान जीशू के पास आता है और पूछता है क्या तुम सच में पाथ ऑफ डेथ पे जा रहे हो। वो अपना नाम बताता है और ऑफर करता है कि क्यों ना हम वहाँ दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखें। शू अपना नाम बताता है और पूछता है मैं तुम्हारे साथ क्यों काम करूं। टियान बताता है 3 साल पहले वो एक एडवेंचर टीम के साथ पाथ ऑफ डेथ पे गया था और उसे पहले आधे रास्ते अच्छे से पता है। वो कहता है अगर शू उसके साथ ट्रैवल करेगा तो वो काफी खतरों से बच सकेगा। ये तुम्हारा पहली बार है और बिना गाइड के ये बहुत मुश्किल होगा। शू साथ काम करने के लिए मान जाता है और पूछता है टियान तुम पाथ ऑफ डेथ पे क्यों जा रहे हो। उसे शक होता है क्या टियान भी बाकी लोगों की तरह पैसे कमाने के लिए म्यूटेंट एनिमल्स का शिकार करता है।
टियान कहता है कि वो एक खास जड़ी बूटी ढूंढ रहा है जो शायद किसी पावरफुल जानवर के पास हो, और पूछता है कि क्या शू उसकी हेल्प कर सकता है। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, और टियान से कहता है कि स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेरे पास आना। वे पाथ ऑफ डेथ की शुरुआत पर पहुंचते हैं, एकलौती ऐसी जगह जहां लोग रह सकते हैं। टियान इसे सिटी ऑफ ब्लैक स्टील कहता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक आवाज उन्हें रुकने को कहती है। एक लड़का सामने आता है। वो कहता है कि पाथ ऑफ डेथ बच्चों के लिए नहीं है, और चेतावनी देता है कि वे यहाँ कभी भी मारे जा सकते हैं। वो कहता है कि वे अपना सारे कीमती सामान उसे दे दें, और बदले में वो उनकी सुरक्षा करेगा। शू पूछता है, क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? और सोचता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने के मौके कितनी जल्दी आते जा रहे हैं। तभी अचानक एक जानवर आकर लड़के को अपने बड़े से मुंह में भर लेता है और उसे चबाकर खा जाता है। शू देखता है और कहता है, सही बात कहाँ, यहाँ कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। फिर पूछता है कि ये जानवर क्या देख रहा है। जानवर उसकी तरफ बढ़ता है। शू कहता है, क्या ये मुझे भी उसी कचरे जैसा समझ रहा है? और फिर अपने एक्सप्लोसिव पंच से मारता है, जिससे जानवर दूर जा गिरता है, जिससे जमीन हिल जाती है। टियान हैरान होकर देखता है और विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। शू पूछता है, ये इवॉल्व्ड बीस्ट अचानक कहाँ से आ गया? टियान बताता है, ये यहाँ आम बात है। कभी कभी कोई इवॉल्व्ड बीस्ट दीवार तोड़कर शहर में घुस जाते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। शू बोलता है, इसके बावजूद लोग यहाँ रहने की हिम्मत कैसे करते हैं? उन्हें तो इस जगह को छोड़ देना चाहिए। भीड़शू को देखकर कहती है, इसकी ताकत तो बस रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट जितनी लग रही है, फिर भी इसने रैंक 2 इवॉल्व्ड बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर दिया। एक लाल बालों वाला आदमी कहता है, कितने टैलेंटेड लोग एकेडमी में आ रहे हैं। एक लड़की शू की ताकत देखकर इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक बूढ़ा आदमी कहता है, समझ नहीं आता आजकल के बच्चे मरने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं। एक गंजा आदमी पूछता है, क्या ये बूढ़ा हमें बुरा बोल रहा है? और फिर पूछता है कि क्या उसे मालूम है कि पाथ ऑफ डेथ के पास किस लेवल तक के इवॉल्व बीस्ट मिलते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, उसे याद नहीं आ रहा, उसकी मेमोरी कमजोर हो गई है। गंजा आदमी उसे मारता है और कहता है कि बेवकूफ बनने की एक्टिंग करना बंद करो। टियान बोलता है, इन लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम है, और नोट करता है कि बूढ़ा आदमी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। शू सोचता है, क्या यहाँ के सारे लोग इतने ही ताकतवर हैं? और फिर बोलता है, होना तो पड़ेगा, वरना वो जानवर इन्हें खा जाते। बूढ़ा आदमी जमीन से अपना सिगार उठाता है। तभी गंजा आदमी उसे फिर से मारता है और कहता है, तू मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहा है? शू आगे आता है और गंजे आदमी को एक जोरदार किक मारता है, और पूछता है, क्या तुम्हें बड़ों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता? गंजा आदमी कहता है, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? शू जवाब देता है, क्या तू खुद परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है? और फिर दो ऑप्शन देता है, या तो खुद निकल जा या फिर यहीं खत्म हो जा। गंजा आदमी का ग्रुप पीछे हट जाता है। गंजा आदमी शू को कहता है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी नजर खुली रखना। शू बूढ़े के पास जाकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और शू को थैंक यू कहता है। शू कहता है, तब हम जा रहे हैं, और अलविदा कहता है। बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है और सिगार पीते हुए कहता है, आजकल शू जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और वो नहीं चाहता कि ऐसे अच्छे लोग जल्दी मर जाएं। वो सलाह देता है कि 500 मीटर चलने के बाद वे अपना रास्ता बदल लें। शू उन्हें थैंक यू कहता है। टियान सोचता है, बूढ़े आदमी को हमारी ताकत पहले से पता थी, और उसने जानबूझकर हमारी हेल्प की, और वो थोड़ा डरावना लगता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई परछाई दिखती है। एक बड़ा सा जानवर सामने आता है, और फिर उसके पीछे कई इवॉल्व्ड बीस्ट और आते हैं, जो गंजे आदमी पर हमला कर देते हैं और केवल उसकी हड्डियां छोड़कर बाकी सब गायब कर देते हैं। ग्रुप का एक और आदमी भागने लगता है, लेकिन बीस्ट्स उसे पकड़ लेते हैं, और वो उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। टू और टियान ये सब देखते हैं। टियान कहता है, ये कितना डरावना है, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमने उस बूढ़े आदमी की बात मानी और रास्ता बदल लिया। शू सहमत होता है और कहता है, बूढ़े आदमी ने सही कहा था, कभी भी किसी कमजोर दिखने वाले को अंडर एस्टिमेट मत करो। वे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। शू रास्ते में पत्थर के चट्टानों की तरफ देखता है और कहता है, हमें अब तक यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। टियान उसे शांत करता है और कहता है कि लोग हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ते हैं, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए। तभी दो लोग दौड़ते हुए आते हैं। एक लाल बालों वाली लड़की जिसका कपड़ा फटा हुआ है, गुस्से में पूछती है, जब तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ खतरा है, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? शू बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जियो। लड़की गुस्से में बहस करने लगती है। तभी टियान चिल्लाता है, मुझे रास्ता मिल गया है, और फिर दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। लाल बालों वाली लड़की उनका पीछा करने का फैसला करती है। कहती है, लगता है ये लोग इस जगह को अच्छे से जानते हैं। शू मुस्कुराते हुए टियान से कहता है, अगर तुम न होते तो हम इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। टियान उसकी तारीफ के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि जो लोग पहले यहाँ से गुजरे थे उन्होंने पीछे निशान छोड़े थे ताकि वे रास्ता ना भटके। शू पूछता है, ये कौन सा जंगल है? टियान जवाब देता है, ये ब्लू फॉरेस्ट है, क्योंकि इसके सारे पेड़ नीले हैं, बट यहाँ बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। तभी शू कुछ अजीब नोटिस करता है और उसे बीस्ट के पास आने की आवाजें सुनाई देती हैं। टियान गुस्से में बोलता है,
इतने सारे बीस्ट, इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। शू मन ही मन सोचता है कि मैं अभी चिंतित ही हो रहा था कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बीस्ट से डरकर भागने लगते हैं। शू उन्हें देखता है और सोचता है, ये लोग इन टिड्डों से डर रहे हैं। वो एक रस्सी पकड़ता है और सोचता है कि भले ही ये छोटे और कमज़ोर है, लेकिन इनकी ज़्यादा संख्या होने के कारण इनसे निपटना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो अपना भाला पकड़ता है और 100 बर्ड फिनिक्स स्किल यूज़ करता है। एक चमकदार फिनिक्स जैसा कुछ बनता है और सिस्टम द्वारा ढेर सारी नोटिफिकेशन आती हैं जो बताती है कि बीस्ट मारे गए हैं। शू देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो कई बीस्ट्स को मारने में कामयाब रहा। वो ज़मीन पे लैंड करता है और जलते हुए टिड्डों को देखता है। शू कहता है, इतने कम टाइम में मैंने 100 से ज़्यादा रैंक 2 क्रिस्टल इकट्ठा कर लिया। पाथ ऑफ डेथ वाकई में पैसा बनाने की जगह है। शू कॉन्फिडेंस से कहता है, इनके जैसे चाहे लाख टिड्डे आ जाएं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। बाकी लोग दंग रह जाते हैं। टियान सोचता है, शू ने इतनी आसानी से 100 से ज्यादा टिड्डे मार दिए, आखिर ये कितना स्ट्रांग है। अब शायद उसे वो जड़ी बूटी भी मिल जाएगी जिसकी उसे तलाश थी। शू फिर आगे बढ़ता है और टियान को साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि आगे और भी बीस्ट होंगे। शू टियान से पूछता है, जो तुम ढूंढ रहे हो क्या वो ब्लू फॉरेस्ट में है? टियान जवाब देता है, नहीं, हमें इस जंगल को पार करके ब्लैक सॉल्ट लेक जाने की जरूरत है। टियान बताता है, मार्शल आर्टिस्ट फोरम के हिसाब से जैसे जैसे हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे हमें और स्ट्रांग बीस्ट मिलेंगे। इस मिट्टी का असर उन बीस्ट पर होता है जिससे उनकी स्किन नीली हो जाती है और वो जंगल में आसानी से छुप जाते हैं। शू अपना फोन चेक करता है और पूछता है, ये साल्ट क्रिस्टल क्या होता है और ये इतना महंगा क्यों है? टियान जवाब देता है, ये क्रिस्टल हर 10 साल में ब्लैक सॉल्ट लेक के नीचे बनता है। ये बहुत रेयर है। शू सोचते हुए कहता है, बढ़िया है, हमें तो वहीं जाना है। मैं ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी शू को किलिंग इंटेंट महसूस होता है और अचानक कोई उन पर हमला करता है, लेकिन वे बच जाते हैं। दुश्मन लगातार स्नाइपर फायर करता है, लेकिन शू बचता है और कहता है, मुझे पता चल गया है वो कहाँ छुपा है। वो एक पेड़ पर चढ़ता है और स्नाइपर को ढूंढ लेता है, जो पूरी तरह डर जाता है। शू उसे अपने भाले से खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ और भी दुश्मन हैं। शू सोचता है कि ये सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनेंगे। उधर टियान हमलों से बच रहा होता है। वो सोचता है, ये लोग किसी गैंग के लगते हैं। वो अपनी तलवार निकालता है और लाइट लाइन स्किल का यूज करता है, जिससे उसका दुश्मन सीधा जमीन पे गिरता है। टियान उस पर फिर से हमला करता है और उसे मार देता है। हाँफते हुए वो शू को देखता है जिसने बाकी 6 दुश्मनों को मार दिया होता है। टियान सोचता है, ये बंदा कितना खतरनाक है। जितने देर में मैंने सिर्फ एक को मारा, शू ने 6 को मार दिया। शू टियान के पास आता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई डाकू का गिरोह काम करता है? टियान बताता है, हाँ, बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ से गुजरते हैं और कुछ लोग का ग्रुप उन्हें लूटते हैं। शू पूछता है, अब हमें किधर जाना चाहिए? यहाँ के सारे पेड़ एक जैसे लगते हैं जिससे रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। टियान मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक डिवाइस है। शू पूछता है, क्या ये कंपास है? टियान जवाब देता है, नहीं, ये नॉर्मल कंपास नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है जिससे कंपास काम नहीं करते, लेकिन ये डिवाइस उसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर हमें रास्ता बताता है। हम पाथ ऑफ डेथ में जितना अंदर जाएंगे वो फोर्स उतना मजबूत होता जाएगा, लेकिन इस डिवाइस के रहते हमें रास्ता भटकने की चिंता नहीं करनी होगी। वो सही दिशा की तरफ इशारा करता है, लेकिन उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। शू कहता है, लगता है इस एरिया में कोई बड़ा इवॉल्व्ड बीस्ट है। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि वहाँ की जमीन गीली है। शू पूछता है, क्या यहाँ तेज बारिश हो रही थी? टियान जवाब देता है, पाथ ऑफ डेथ में कभी कभी बारिश होती है, लेकिन बहुत छोटे एरिया में। शू कुछ नोटिस करता है और उसके पास जाता है। उनके सामने एक रैंक 3 इवॉल्व्ड बीस्ट आता है। शू तुरंत टियान से पूछता है, तुम्हारे पास नमक है क्या? मुझे याद है कि जोंक नमक से डरते हैं। टियान जवाब देता है कि उसके पास थोड़ा सा नमक है। शू नमक का डिब्बा पकड़ता है और जानवर पे फेंक देता है। जानवर चीखता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। अचानक वो एक पेड़ पे हमला करता है। एक हरे रंग का कोई लिक्विड निकलता है जिससे पेड़ गिर जाता है। जानवर एक पल के लिए रुकता है, लेकिन फिर दोबारा हमला करता है। शू 100 बर्ड्स फीनिक्स तकनीक यूज करता है, जिससे आग की कई लपटें निकलती है और जानवर को जला देता है। शू सोचता है, क्या वह मर गया है? तभी बीस्ट रेत में छिपने लगता है। शू उसे धीरे धीरे जमीन में समाते हुए नोटिस करता है। टियान पूछता है, क्या वह खत्म हो गया? शू चेतावनी देता है, नहीं, अभी खतरा बाकी है, वो अभी भी जिंदा है। उसी वक्त एक आदमी उनके पास आता है। टियान बताता है, ये एक हंटर है जो ब्लू फॉरेस्ट में छुपकर लोगों पर अटैक करता है। टियान हंटर से पूछता है, अब तुम क्या चाहते हो? हंटर जवाब देता है, ये तो जाहिर सी बात है, मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा सामान लूटने आया हूँ। शू अपनी एनालाइजर आई का यूज करता है और चौंक जाता है। शू बोलता है, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो अपने पैर खो दोगे। हंटर हंसते हुए कहता है, ये पहली बार है जब मेरा शिकार मुझे ही डरा रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी मारूंगा जिससे तुम्हें कम से कम तकलीफ होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर उसी छिपे हुए बीस्ट पर पड़ता है और वो चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक ट्राइनोसॉरस है। बीस्ट तुरंत उसका पैर काट लेता है।
हंटर बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। शू देखता है और कहता है, ये तो बहुत आसानी से निपट गया। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि बीस्ट भी मारा गया, लेकिन तभी वो जमीन पर कई लार्वी रेंगते हुए देखता है और चिंतित हो जाता है। लार्वी हंटर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उन्हें हटाने की कोशिश करता है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और सब मिलकर उस पर हावी हो जाते हैं। वो छटपटाता है लेकिन अंत में मारा जाता है। टियान सलाह देता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शू कहता है, ये ब्लड लार्वी दिखने में छोटे हैं, पर ये सब रैंक 3 बीस्ट हैं। शू उन पर हमला कर देता है और अपनी स्टॉर्म स्किल और पियर ब्लॉसम स्किल का यूज करता है। बहुत सारी नोटिफिकेशन आती हैं जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स भरने के बारे में बताती है। शू खुश होकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना एक्सपीरियंस मिलेगा। वो लगातार हमला करता है और सभी लार्वी को खत्म कर देता है। और भी नोटिफिकेशन आते हैं जो बताते हैं कि सभी लार्वी मारे गए हैं। टियान हैरानी से देखता है और सोचता है कि इसने 1 मिनट में सारे ब्लड लार्वी को कैसे खत्म कर दिया। शू देखता है कि अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अचानक ट्राइनोसोरस फिर से हमला करता है। शू बचता है और फिर से आग की लपटों से हमला करता है और उसे जला देता है। शू देखता है कि उनमें से एक भाग रहा है। शू उसके पीछे जाता है और उसको रुकने के लिए कहता है। 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल को दोबारा यूज करते हुए वो आग की तेज बौछार से उसे भी खत्म कर देता है। और भी नोटिफिकेशन आते हैं जो उसके एक्सपीरियंस बढ़ने के बारे में बताते हैं। शू खुशी से कहता है, आज तो मुझे इतना सब मिल गया। वो देखता है कि इनके क्रिस्टल्स की कीमत बहुत ज्यादा है, उन्हें बेचकर काफी पैसे मिल सकते हैं। अपना मोबाइल चेक करते हुए वो देखता है कि इन लीचों पर 10 मिलियन का इनाम था। वो खुशी से चिल्लाता है, मैं अमीर बन गया। वो देखता है कि उसके स्टैट्स बढ़ चुके हैं। वो सिस्टम को सारे पॉइंट्स ताकत में डाल देने के लिए कहता है, फिर टियान से आगे बढ़ने के लिए कहता है। टियान जवाब देता है, ब्लैक सॉल्ट लेक बस सामने है। वे आगे चलते हैं और आखिरकार झील तक पहुंच जाते हैं। शू पूछता है, क्या ये वही झील है? टियान जवाब देता है, हाँ यही है। शू देखता है और कहता है, ये अजीब लग रही है, ये इतनी शांत क्यों है? टियान घुटनों के बल बैठ जाता है और शू को एक पौधे की फोटो दिखाता है। वो कहता है, यही वो पौधा है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। मेरी बेटी एक वायरस का शिकार हो गई, जो धीरे धीरे एक खतरनाक बीमारी में बदल गया है। अब उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है। बीमारी के आखिरी स्टेज में हल्की ठंड भी जानलेवा हो सकती है। मैं सालों तक इसका इलाज ढूंढता रहा। फिर मुझे पता चला कि ब्लैक साल्ट लेक के नीचे ब्लैक साल्ट कोरल नाम का पौधा मिलता है, जो उसे बचा सकता है। वो बताता है कि ये झील एक पावरफुल इवॉल्व्ड बीस्ट का घर है, लेकिन वो रैंक 4 से ऊपर नहीं होगा। मैंने इसमें काफी बीस्ट को मार दिया है, प्लीज मेरी मदद करो। शू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टियान बहुत ही खुश होकर शू को एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स और मिनी हॉलो स्कैनर देता है ताकि वो पानी के नीचे अच्छे से देख सके। टियान चेतावनी देता है कि कोरल हमेशा वहां नहीं रहता, किस्मत से ही मिलेगा। शू गियर पहनता है और मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी बेटी को यह सॉल्ट कोरल मिलकर ही रहेगा। वो पानी में उतरता है और महसूस करता है कि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए वो तुरंत अपनी सोर्स एनर्जी से खुद को ढक लेता है। नीचे तैरते हुए वो देखता है कि झील बिल्कुल खाली है। वहां ना कोई मछली है, ना कोई सॉल्ट क्रिस्टल्स और ना कोरल। तभी उसे कुछ सफेद चमकता हुआ दिखता है। वो सोचता है, शायद यही सॉल्ट क्रिस्टल है। वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन अचानक एक रैंक 4 इवॉल्व्ड बीस्ट सामने आ जाता है। बीस्ट उस पर हमला करता है। शू जवाबी हमला करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि ये बीस्ट बहुत तेज है। शू अपना रेज मोड एक्टिवेट करके फिर से हमला करता है, लेकिन बीस्ट पे कोई असर नहीं होता है। शू अब अपना एक्सप्लोसिव पंच यूज करके बीस्ट पे हमला करता है और उसे पीछे फेंक देता है, जिससे एक धमाका होता है। शू को एहसास होता है कि पानी के अंदर उसकी पावर्स कमजोर पड़ रही है। शू देखता है कि सिस्टम द्वारा उसके पास बीस्ट को खत्म करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसे फिर से कुछ चमकता दिखाई देता है। वह सोचता है कि क्या ये सॉल्ट क्रिस्टल है और नोटिस करता है कि उसके पास में ही ब्लैक सॉल्ट कोरल भी है। जैसे ही वो उसे लेने जाता है, बीस्ट फिर सामने आ जाता है। शू हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या मेरे स्किल इसके सामने बेकार हैं? वो फिर से हमला करता है, लेकिन बीस्ट बचता है और उल्टा हमला करता है। शू देखता है कि उसकी एबिलिटीज पानी के अंदर बहुत सीमित है। उसे एहसास होता है कि उसे पानी से बाहर निकलना होगा। वो ऊपर के तरफ तैरता है, लेकिन बीस्ट उसका पीछा करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। शू एक प्लान बनाता है। वो अपना सूट उतार देता है। बीस्ट सूट को शू समझकर हमला करता है। शू अपने प्लान को कामयाब होते देखकर खुश हो जाता है। वो सूट को रस्सी की तरह खींचता है और आशा करता है कि सूट इस तनाव से फटे नहीं। वो सूट को खींचते हुए पानी से बाहर निकलता है। बीस्ट भी बाहर आ जाता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है। टियान हैरत में ये सब देखता है। शू सूट को जमीन पे फेंक देता है, जिससे बीस्ट भी जमीन पे गिरता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। शू पास आता है और हंसते हुए पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे पानी के बाहर नुकसान पहुंचा सकते हो? फिर वो अपनी स्किल से उसे खत्म कर देता है और एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त करता है। टियान पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शू मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और मुझे दोनों चीजें मिल गईं।
वो ब्लैक सॉल्ट कोरल और सॉल्ट क्रिस्टल को पानी से निकाल के लाता है। टियान कोरल को पहचानते ही रो पड़ता है और कहता है, ये वही है, मेरी बेटी अब बच जाएगी। टियान शू को एक मार्शल आर्ट कल्टीवेशन स्क्रोल देता है और कहता है, ये मेरे पूर्वजों का है, लेकिन अब मैं इसे यूज नहीं कर सकता। उसे शू को गिफ्ट के तौर पर रखने के लिए कहता है। शू कहता है, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। टियान जवाब देता है, ब्लैक सॉल्ट कोरल भी कम कीमती नहीं है, मेरे लिए ये जिंदगी से बढ़कर है, प्लीज इसे रख लो। टियान के बार बार रिक्वेस्ट करने से शू उसे रखने के लिए मान जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या टियान अब वापस जाने का प्लान बना रहा है। टियान कंफर्म करता है कि वो डॉक्टर को कोरल देगा ताकि वे दवा बना सके और मेरी बेटी को बचा सके। शू पूछता है कि अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर क्या होगा। टियान बताता है कि 50 किलोमीटर्स आगे ब्लू फॉरेस्ट का बाकी हिस्सा है। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि 3 साल पहले जब वो दूसरे एडवेंचरर्स के साथ जब वहां गया था, तब वहां पे ज्यादा पावरफुल बीस्ट्स होने के चलते हमें वापस लौटना पड़ा था। अलविदा कहते हुए टियान दूसरी दिशा में चला जाता है। कैंप फायर के पास बैठकर खाना खाते हुए शू कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मछली का मीट इतना स्वादिष्ट हो सकता है, और ये स्किल स्नो स्टेप बिना किसी शक के लाजवाब है। शू हल्का महसूस करता है और सोचता है कि ये स्किल कल्टीवेशन कितनी पावरफुल है। बारिश के मौसम को देखते हुए वो शिकायत करता है कि उसके कपड़े अभी भी सूखे नहीं हैं। जैसे जैसे बारिश तेज होती है, वो लंबी सांस लेता है और सोचता है कि क्या मुझे यही रुकना चाहिए। अचानक शू देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आ रही है और मदद के लिए चिल्लाते हुए बोल रही है कि कोई इवॉल्व्ड बीस्ट उसका पीछा कर रहा है। वो गिर जाती है और शू उसे देखने के लिए अपनी एनालाइजर आई का यूज करता है। शू पास जाकर उसे उठने में मदद करता है। लड़की उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन अचानक शू उसे पंच मारने की कोशिश करता है। लड़की बच जाती है और पूछती है कि वो उस पर हमला क्यों कर रहा है। शू उसे उसके नाम और रैंक से बुलाता है और अंदाजा लगाता है कि वो ब्लू फॉरेस्ट की एक हंटर है। शू बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है, क्योंकि तुम मुझे मारने का अपना इरादा नहीं छिपा सकी। वांग हैरान हो जाती है कि शू को उसका नाम कैसे पता है, और कहती है कि उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को आसानी से मारा जा सकता है। वो अपनी टीम को बुलाती है और हमला करने का ऑर्डर देती है। एक लड़का शू पर हमला करता है, लेकिन शू बचता है और अपने पेयर ब्लॉसम स्किल से जवाब देता है, जिससे वो लड़का उड़ जाता है और वहीं मर जाता है। टीम के बाकी मेंबर कंटिन्यूअस व्हिप, मैड डॉग पंच और बोन क्लैंप किक जैसी स्किल से अटैक करते हैं। शू इन टेक्निक्स के नामों से थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर जजमेंट स्किल से काउंटर करता है। अटैकर्स में से एक मारा जाता है, लेकिन शू फाइट जारी रखता है और बाकी को भी मार देता है। वांग देखती है और कहती है कि भले ही वो सिर्फ रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसने रैंक 2 अपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया। वो कहती है कि अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट को हराना और भी इंटरेस्टिंग है। प्रोटैगोनिस्ट देखता है कि वांग उस पर हमला कर रही है और सोचता है कि वो कितनी फास्ट है। वो उस पर कई बार हमला करती है, लेकिन शू हर बार बच जाता है। वांग कहती है कि वो बुरा नहीं है और शू पर इन्फर्नल ड्रैगन टेक्निक से हमला करती है, जिससे एक डरावनी एनर्जी निकलती है। शू फिर से बचता है, लेकिन वांग फौरन उसके पास आती है और कई हमले करती है, जिससे शू घायल हो जाता है। वो शू का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि अब वो खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा। हंसते हुए वो बताती है कि जितना ज्यादा वो लड़ेगी, वो उतनी ही फास्ट होती जाएगी, और आखिर में तुम इतने घायल हो जाओगे कि और फाइट नहीं कर पाओगे। प्रोटैगोनिस्ट उसकी तरफ भागता है और कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने छोटों के बावजूद शू हमला करता रहता है। वांग पूछती है, क्या तुम मरना चाहते हो, और मून फैंग स्लैश स्किल से शू पर हमला कर देती है। शू बस्ट स्टॉर्म पियर ब्लॉसम से काउंटर अटैक करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। वांग शू की पावर को इतनी जल्दी बढ़ते देख चौंक जाती है, लेकिन आखिर में वो मारी जाती है। जंगल को छोड़ते हुए शू कहता है कि ये जगह कितनी अजीब है, एक तरफ पूरा पानी है और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा। वो थोड़ा पानी पीता है और सोचता है कि इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक आसानी से हो सकता है अगर साथ में प्रॉपर रिसोर्स ना हो। थैंकफुली उसने एक बॉटल साथ लाया था, जिसमें एक दिन के लिए काफी पानी रखा जा सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो देखता है कि रेत हिल रही है और वो डर जाता है। वो वहां से भागता है और तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी चीज आती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि ये एक रैंक 4 मॉन्स्टर है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना भाला पकड़ता है और 100 बर्ड्स फीनिक्स स्किल यूज करता है, जिससे आग की लपटें निकलती हैं। बीस्ट अपना मुंह खोलता है और आग उसके मुंह में चली जाती है। वो फिर दर्द से तड़पने लगता है। शू सोचता है कि क्या ये बीस्ट इतना कमजोर है जो इतनी जल्दी हार गया। वो पूछता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे हार सकता है। तभी उसे पीछे से किसी की हंसी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है और कुछ लोगों के एक ग्रुप को अपनी तरफ आते हुए देखता है। उनमें से एक कहता है कि ये बीस्ट एक आइमिज़नो वर्म है। एक लड़का पूछता है, क्या शू ने इसे हराया है। एक और मेंबर कमेंट करता है कि शायद उन्होंने उसे ज्यादा ताकतवर समझ लिया है, क्योंकि एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट ऐसे बीस्ट को नहीं मार सकता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद शू ने इसे सिर्फ अपने अच्छे लक के वजह से हराया है। शू अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के कहता है, वो बीस्ट मेरा शिकार है, लेकिन लड़का उसे चैलेंज करता है कि वो इसे साबित करे।
वो लड़का वर्म की ओर उसके दांत निकालने के लिए जाता है और कहता है कि इस बीस्ट के दांत बेस्ट मटेरियल होते हैं वेपन्स बनाने के लिए। ग्रुप में से एक लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि शू ने पहले ही इस बीस्ट को अपना बता दिया है। उन लोगों को वार्न करती है कि वे कोई परेशानी खड़ी नहीं करे। चैन उसे बेवकूफ़ कहता है और पूछता है कि वो किस ग्रुप से है, और कहता है कि शायद तुम शू का साथ इसलिए दे रही हो क्योंकि वो तुम्हें हैंडसम लग रहा है। लड़की गुस्से में बोलती है कि ये बात फिर से बोल के दिखाओ, और कहती है कि वो उसका ये एटीट्यूड काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही है। एक दूसरा लड़का उसे शांत करने की कोशिश करता है और लड़की को सलाह देता है कि वे जो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दो। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं और मजाक करता है कि शायद उन्हें मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तभी अचानक वो मॉन्स्टर वापस उठ जाता है। एक पीले बालों वाली लड़की सबको वार्न करती है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है और सबको वहां से भागने के लिए कहती है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले, तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।